हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वितान भाग 1 और वितान भाग 2 के एमसीक्यू प्रश्नों के ऊपर, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इससे पहले हमने वितान भाग 1 और 2 पर भी एमसीक्यू कराया था, जिसको कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न पूछा गया है, कुमार गंधर्व के संदर्भ में असत्य कथन है। जन्म सुलेभावी, जिला बेलगांव, कर्नाटक में। मूल नाम शिवपुत्र शाढ़ीदारामैया कामकली। मात्र 15 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायन है। तो आप देख रहे हैं कुमार गंधर्व से रिलेटेड कुछ यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं। उन्हीं तथ्यों के आधार पर आप सभी को आंसर देना है और बताना है कि कौन सा असत्य है। तो आप लोगों ने तुरंत इसको देखना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। लिखा गया है मात्र 15 वर्ष की उम्र में गायकी की पहली मंचीय प्रस्तुति की। ये ऑप्शन गलत है, जबकि यहाँ पर 10 वर्ष होना चाहिए था। बाकी जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जन्म इनका कर्नाटक में हुआ, पूरा इनका जो मूल नाम है क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका इनका योगदान रहा है वो कबीर के पदों का गायन रहा है। इन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पहुंचाई। तो ये सारे तथ्य आप कुमार गंधर्व के संदर्भ में जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अनुपम मिश्र के संदर्भ में असत्य कथन है। अनुपम मिश्र के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर लेखन, पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई। सन 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबद्ध जन्म जयपुर में हुआ। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? आप लोगों के दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि हमने वितान भाग 1 पढ़ा था, तो अनुपम मिश्र के संदर्भ में क्या क्या पढ़ा था। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इनका जन्म जयपुर में नहीं हुआ था बल्कि वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुपम मिश्र के संबंध में जो ऑप्शन डी दिया गया वो गलत है। बाकी इनका संबंध पर्यावरण संबंधी मुद्दों से रहा है हमेशा। इनकी जितनी भी किताबें रही हैं वो भी पर्यावरण से रिलेटेड रही हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए। अगर किसी भी तरीके से घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी सही कर लेंगे। अनुपम मिश्र को गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से भी जोड़ा गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र, राजस्थान की रजत बूंदें कुमार गंधर्व, आलो आंधारी बेबी हालदार, हरिया हरकुलिस की हैरानी मनोहर श्याम जोशी। तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा कि असंगत युग्म क्या हो। तो सही जवाब है आप लोगों का, बिल्कुल दिमाग सही जगह पर जा रहा है। ऑप्शन बी है, राजस्थान की रजत बूंदे कुमार गंधर्व की रचना नहीं है बल्कि ये अनुपम मिश्र की ही है। तो दोनों रचनाओं को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, और राजस्थान की रजत बूंदें भी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आप जितनी भी रचनाएं देख रहे हैं सब सुमेलित है, जो कि आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेबी हालदार किस जगह नहीं रही है? अगर आप बेबी हालदार की आत्मकथांश को पढ़े होंगे तो उसमें उल्लेख किया गया है कि ये किन किन जगहों पर रहती थी। ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, दुर्गापुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद। तो जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें बेबी हालदार किस जगह पर नहीं रहती थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, गाजियाबाद। जबकि यहाँ पर अगर गुड़गांव होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। तो आपको ध्यान में रखना है कि गाजियाबाद में कभी नहीं रही, जम्मू कश्मीर में रही, दुर्गापुर फरीदाबाद में वो रही, गाजियाबाद इसमें ऑप्शन गलत है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी के संदर्भ में असत्य है। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में, टेलीविजन धारावाहिक लेखक के रूप में, हिंदी के उपन्यासकार के रूप में, हिंदी नाटक के नाटककार के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नाटककार के रूप में मनोहर श्याम जोशी का खास योगदान नहीं रहा है, पत्रकार के तौर पर रहे हैं, धारावाहिक लेखक के तौर पर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी में पूरा दिया गया है। इनके उपन्यास भी फेमस रहे हैं। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन डी।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का संबंध किस पत्रिका से नहीं रहा है? दिनमान, हिंदुस्तान, ए और बी दोनों, यानी कि दिनमान और हिंदुस्तान दोनों, हम लोग। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि मनोहर श्याम जोशी से रिलेटेड नहीं है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, हम लोग। हम लोग कोई पत्रिका नहीं है, बल्कि ये धारावाहिक के रूप में जाना जाता है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिनमान को ध्यान में रखिए, हिंदुस्तान को ध्यान में रखिए। हिंदुस्तान जो भी था वो भी साप्ताहिक था, तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस टाइप का ये पत्र रहा है जिसका संपादन मनोहर श्याम जोशी ने किया था, तो इसको ध्यान में रखिए आप। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की कहानी संग्रह नहीं है? कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरकुलिस की हैरानी, बातों बातों में। तो कहानी संग्रह के तौर पर कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि गलत है, नहीं है? तो आप लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो मनोहर श्याम जोशी की कहानी के संग्रह में नहीं आता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बातों बातों में जो रचना है इनका साक्षात्कार है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सब सही है कहानी संग्रह के दृष्टिकोण से। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सही में कहानी संग्रह ये क्या है, लेकिन एनसीईआरटी को हमने आधार बनाया है, तो अभी तक के लिए, अपने परीक्षा तक के लिए इसको बिल्कुल इसी चीज को ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का व्यंग्य संग्रह नहीं है? व्यंग्य संग्रह नहीं है, ऑप्शन दिया गया हमजाद, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियां। तो इसमें से व्यंग्य संग्रह नहीं है, हमें बताना है। तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि नीचे के तीनों ऑप्शन सही हैं, ऊपर का जो ऑप्शन है वो गलत है। ये क्या है? कहानी संग्रह के तौर पर है। तो इस तरीके से आप हमजाद को ध्यान में रखिए कि व्यंग्य संग्रह नहीं है। बाकी नीचे इसी पैटर्न पर केबीएस भी क्वेश्चन बनाता है। ऊपर के कई बार तीनों ऑप्शन सही रहते हैं, नीचे का ऑप्शन गलत रहता है। कई बार ऊपर के ऑप्शन सही रहते हैं और नीचे के तीनों गलत रहते हैं, ऊपर का एक और नीचे के तीनों सही रहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का व्यंग्य संग्रह नहीं है? सेम टू सेम क्वेश्चन, और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि व्यंग्य संग्रह के तौर पर नहीं है। टाटा प्रोफेसर, कुरु कुरु स्वाहा, नेताजी कहिन, इस देश का यारो क्या कहना। तो आप देख रहे हैं चारों ऑप्शंस के बाद आपके दिमाग में इसका उत्तर आने लगा होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि कुरु कुरु स्वाहा है, व्यंग्य संग्रह के अंतर्गत नहीं है, और जितने भी ऑप्शन दिए गए वो सब व्यंग्य संग्रह के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बातों बातों में 21वीं सदी किसका साक्षात्कार लेख है? तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी रचनाएं दी गई हैं वो सब साक्षात्कार लेख हैं। अब पूछा गया कि किसका है ये, ऑप्शन दिया गया मनोहर श्याम जोशी, राजेश जोशी, कुमार गंधर्व, अनुपम मिश्र। तो किसका ये साक्षात्कार संग्रह है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर किसका संस्मरण संग्रह है? तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों रचनाएं संस्मरण है, और ये किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है मनोहर श्याम जोशी, राजेश जोशी, कुमार गंधर्व, अनुपम मिश्र। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का टेलीविजन धारावाहिक नहीं है? ऑप्शन दिया गया है हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या। तो आप देख रहे हैं कि टेलीविजन धारावाहिक के अंतर्गत मनोहर श्याम जोशी का कौन सा इसमें ऑप्शन जो दिया गया वो गलत है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, क्या आप नाम की जो रचना है वो टेलीविजन धारावाहिक नहीं है। बाकी हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तीनों रचनाएं टेलीविजन धारावाहिक के रूप में जानी जाती हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मनोहर श्याम जोशी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिया गया है हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या। तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि हमने मनोहर श्याम जोशी को पढ़ा और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। वो कौन सी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन डी, क्या, और सन 2005 ईस्वी में ये पुरस्कार इनको मिला था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, आनंद यादव के संदर्भ में असत्य है। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव, मराठी एवं संस्कृत साहित्य में लेखन, अब तक लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित, इनका जूझ उपन्यास आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो कौन सा कथन है जो कि असत्य है? आपके दिमाग में आने लगा होगा कि ऑप्शन सी है, अब तक लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हैं। ये गलत है, बल्कि 50 के स्थान पर 25 पुस्तकें इनकी प्रकाशित है।
तो आप देख रहे हैं टेक्निकल थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया ऑप्शंस में। कोशिश यही है कि सभी प्रश्नों के माध्यम से आप सटीक जानकारी को ध्यान में रखें, बाकी इधर उधर जो भी घुमाया गया है उसको भी समझ पाए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है कि ओम थानवी के संदर्भ में असत्य है। 1980 से 1989 तक 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में रहे। इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में कार्यरत रहे। एनडीटीवी के संपादन समूह से जुड़े रहे। तो ओम थानवी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, एनडीटीवी के संपादन समूह से जुड़े रहे। गलत है। बाकी राजस्थान पत्रिका से जुड़े रहे, इतवारी पत्रिका से जुड़े रहे, जनसत्ता से जुड़े रहे। तो इन तीनों तथ्यों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। हो सकता है कि परीक्षा में किसी न किसी रूप में आपके सामने ये सब दिखाई दे। एक चीज और ध्यान में रखना है कि राजस्थान पत्रिका आप देखेंगे ये भी दैनिक है, काफी अच्छी पत्रिका है अगर राजस्थान से जितने लोग जुड़े हुए हैं। इतवारी पत्रिका, हिंदी दैनिक जनसत्ता अखबार भी काफी इंपॉर्टेंट रहा, अच्छा रहा है। अगर दिल्ली में आप रहते हो तो इसको ज्यादातर लोग पढ़ते हैं। तो इन तीनों को ध्यान में रखिए। बाकी ऑप्शन डी इसका गलत जवाब, इसका मतलब सही जवाब है, असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो, यह किसका कथन है? जेठू, बेबी, कुमार गंधर्व, अनुपम मिश्र। तो इसमें से किसका कथन है कि तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो? आपके दिमाग में आने लगा होगा कि आलो अंधारी हम पढ़े हैं, तो किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन ए, जेठू नाम का पात्र है जो कि इस बात को कहा है। तो इस तरीके से इस कथन को जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं? कौन है जो इस वाक्यांश का प्रयोग बार बार तकिया कलाम के रूप में करते रहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, यशोधर बाबू, गजोधर बाबू, वंशीधर बाबू, यशोधरा। तो किसने कहा है, कौन इसका प्रयोग करता था? सही जवाब है, आपके दिमाग में तुरंत आने लगा होगा, ऑप्शन ए, यशोधर बाबू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वितान भाग 1 और भाग 2 पर चर्चा की, और इसमें व्याकरण का पोर्शन 9 के बराबर है, इसलिए आप देख रहे हैं कि कोई भी व्याकरण से क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया हुआ है। इसका मतलब है कि वितान भाग 1, 2 को अगर इन प्रश्नों को ही पढ़ लेते हैं तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, न परेशान होने की जरूरत है। बाकी इस पर हमने अलग से भी एमसीक्यू कराया था, दोनों किताबों पर अलग अलग, तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे और वितान 1 और 2 दोनों कम समय में तैयार हो गए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा और निश्चिंत तरीके से आप तैयारी करते रहिए। जो कुछ बताया जा रहा है यहाँ से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो सारी चीजें आपके हाथ में होंगी। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।